सो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। आप देखेंगे मैनेजमेंट के 3 लेवल होते हैं। इससे पीछे हम लोगों ने पूरा कंप्लीट कर लिया है। तो मैनेजमेंट के 3 लेवल हैं, टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल। तो आपसे अगर पूछा जाता है कि हाउ मेनी लेवल्स आर देयर आर बेसिकली 3 लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट जो है, इसका मतलब क्या होता है? इट इज अरेंजमेंट ऑफ मैनेजरियल पोजीशंस इन एन ऑर्गेनाइजेशन। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत सारे पोजीशंस होते हैं, जैसे कोई बहुत बड़े पद पे होता है, कोई छोटे पद पे होता है, कोई बहुत छोटे पद पे होता है। तो इन्हीं को ध्यान में रखते हुए लेवल्स बनाए गए, मैनेजमेंट के बहुत सारे लेवल्स बनाए गए हैं, जिसको हम बोलते हैं टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट और लोअर लेवल मैनेजमेंट। अब आप देखेंगे इन तीनों के बारे में हम बहुत ज्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे कि कौन सा लेवल ऑफ मैनेजमेंट क्या काम करता है। सबसे पहले हम बात करते हैं टॉप लेवल मैनेजमेंट की। तो अगर आप टॉप लेवल मैनेजमेंट में देखें तो इसके अंदर जो हाईएस्ट लेवल के मैनेजर होते हैं, यानी कि हाईएस्ट लेवल की जो हायरार्की होती है, वो लोग इन्वॉल्व होते हैं। जैसे कि चेयरमैन, देखिए हर एक कंपनी का कोई चेयरमैन होता है, वो हाईएस्ट लेवल पे माना जाता है, यानी कि टॉप लेवल मैनेजमेंट के अंदर आता है। इसी तरह से आप देखेंगे कंपनियों के अंदर डायरेक्टर्स होते हैं। ठीक है, तो कितने डायरेक्टर्स हो सकते हैं बेटा इस समय कंपनियों के अंदर? कोई बताएगा मुझे? हाउ मेनी डायरेक्टर्स आर देयर? मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? मैक्सिमम 15 डायरेक्टर्स होते हैं, लेकिन स्पेशल प्रोविजन में 20 बनाए जा सकते हैं, राइट? तो मैनेजिंग डायरेक्टर्स होते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं। ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होते हैं, सीईओ जो आप सुनते हो, जनरल मैनेजर्स, दे आर रिगार्डेड एज अ टॉप लेवल मैनेजमेंट। बिजनेस के अंदर टॉप लेवल मैनेजमेंट की में आते हैं। कल आपने देखा होगा न्यूज, अगर आपने देखा हो, अमेजोन के जो सीईओ हैं, वो इस्तीफा दे दिया, उन्होंने हट गए अपने पद से, तो कितना न्यूज में आता रहा वो। तो इसी तरह से यस सर। जब टॉप लेवल मैनेजर्स जो होते हैं ना, टॉप लेवल मैनेजर्स बहुत बड़े बड़े डिसीजंस लेते हैं। दे आर द वेरी इन्फ्लुएंशियल पीपल। नाउ दे टेक important decisions. They are one of the most important people in the organization. अब जरूरी नहीं है कि ओनर ही, यानी कि जिसने सबसे ज्यादा पैसा लगा रखा है, वही सीईओ। आप देखेंगे कई कंपनियों में सीईओ ऐसे भी मिलेंगे आपको जो टॉप लेवल, मतलब टॉप लेवल मैनेजमेंट में उनको एक पोस्ट दी जाती है, बट उन्होंने बिजनेस एस्टेब्लिश नहीं करी होती, किसी और ने करी होती। तो ये एक पोस्ट है और जिसका बहुत सारा रोल होता है। दिस लेवल ऑफ मैनेजमेंट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर फ्रेमिंग बिजनेस पॉलिसीज एंड टेकिंग मेजर डिसीजन। हमेशा याद रखना कि टॉप लेवल मैनेजर्स जो होते हैं, इनकी जिम्मेवारी होती है बिजनेस की पॉलिसी को फ्रेम करना। जो भी पॉलिसी बनाए जाते हैं, देखो कोई भी बड़ी बिजनेस है, उसकी पॉलिसी डिसाइड करती है कि बिजनेस कैसा करेगी। तो जो पॉलिसी होती है, पॉलिसी मेकिंग का काम होता है, वो टॉप लेवल मैनेजर ही करता है। ठीक है, दे परफॉर्म एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन मोर देन द मैनेजरियल फंक्शन। ये एडमिनिस्ट्रेशन का काम ज्यादा संभालते हैं, यानी कि पूरा एडमिनिस्टर करना, चलाना बिजनेस को, ये काम करते हैं। ये भाग दौड़ उतना कम करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन का ज्यादा इनके ऊपर जिम्मेवारी है। बात करते हैं मिडिल लेवल की। तो टॉप लेवल में आपने देखा बहुत कम लोग होते हैं। मिडिल लेवल मैनेजर जो कंसिस्ट होता है, ये डिपार्टमेंटल हेड्स होते हैं ना। ये जो मैनेजर्स होते हैं ना, ये इंस्ट्रक्शंस इनको मिलती है टॉप लेवल मैनेजर्स। तो जो टॉप लेवल मैनेजर्स होते हैं, जैसे हमने पढ़ा मैनेजिंग डायरेक्टर, सीईओज, जनरल मैनेजर्स, ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ये जितने भी लोग होते हैं, ये लोग इनको ऑर्डर देते हैं, किनको? मिडिल वालों को। तो ऑर्डर ऊपर से आएगा मिडिल वालों को। ठीक है, और ये लोग बेसिकली आप देखेंगे डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के हेड होते हैं। और ये अपने काम को, टॉप लेवल जो होता है वो अपने काम को मिडिल लेवल को देता है। तो आप देखेंगे ये मैनेजर्स किस लिए रेस्पॉन्सिबल हैं? फॉर एग्जीक्यूटिंग द प्लान्स फॉर्मुलेटेड बाय द टॉप लेवल। जो भी टॉप लेवल मैनेजमेंट पॉलिसी बनाता है या प्लान बनाता है, उनको फॉर्मुलेट कराना इनका काम है, यानी उनको लागू करवाते हैं। तो मिडिल लेवल का काम ही यही है कि जो टॉप लेवल ने रखा है, जो भी डिसीजन लिए हैं, उन सबको लागू कराना होता है। इसमें क्या होता है, ये इंटरमीडियरी का काम करता है। इंटरमीडियरी इसलिए बोलते हैं क्योंकि टॉप लेवल है, मिडिल लेवल है और लोअर लेवल है। तो इनके बीच में ये चेन का काम करता है, यानी इसको हम इंटरमीडियरी बोल सकते हैं। ये यूं समझ सकते हो, ऐसे देखो, ये टॉप लेवल है, तो ये मिडिल लेवल है, और ये लोअर लेवल है, तो ये जोड़ के रखने का काम करता है। मिडिल लेवल का यही काम होता है स्टूडेंट, कि ये जो भी प्लान्स होते हैं, ऑर्डर्स होते हैं, उनको फॉर्मुलेट करता है लोअर लेवल तक। ठीक है, और ये इंटरमीडियरी है। अब हम बात करते हैं, अगर मैं बात करूं फंक्शंस ऑफ मिडिल लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट का क्या काम है? तो आप देखेंगे क्लोजर वॉच ऑन डे टू डे रिजल्ट। देखो मिडिल लेवल का काम ये है कि ये बहुत ही क्लोज वॉच रखते हैं डे टू डे रिजल्ट। कोई भी जो डे टू डे रिजल्ट होता है, उसके ऊपर बहुत ध्यानपूर्वक ये नजर रखते हैं। पार्टिसिपेट इन
ऑपरेटिंग डिसीजंस, जो भी डिसीजंस लिए जाते हैं उनको ऑपरेट करने में इनका पार्टिसिपेशन बहुत मस्ट है। तीसरा इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसी, जो भी टॉप लेवल मैनेजर्स पॉलिसीज बनाते हैं उनको इम्प्लीमेंट करना इनका काम है। यानी कि बेसिकली टॉप लेवल मैनेजर तो पॉलिसीज बना देते हैं लेकिन ये लोग इम्प्लीमेंट करते हैं, उसको लागू करवाते हैं। फिर आप देखेंगे कम्युनिकेटिंग पॉलिसीज टू लोअर लेवल, ये क्या करते हैं, जो भी पॉलिसी होती है वो सारी पॉलिसी को लोअर लेवल के साथ डिस्कस करते हैं कि टॉप लेवल ने ये पॉलिसियां बनाई हैं और इनको हमें करना है कंप्लीट। यानी कि यूं कह सकते हो दीज आर द पीपल हु डायरेक्टली कम्युनिकेट विद द लोअर लेवल मैनेजमेंट। Okay, top level management do not talk to the lower level management. Instead, what they do is they just give the orders to the middle level managers, and the middle level managers are supposed to give all those information to the lower level managers. So hence we can say that they communicate all the policy made by the top level to the lower level managers. And then the last point is planning the activity of own department. Like whatever the plan they make for their own department, that plans are made by the middle level itself. तो अपने अपने डिपार्टमेंट का जो भी प्लानिंग करना होगा ये मिडिल लेवल खुद प्लान करता है। लेकिन ध्यान रखना, पॉलिसी नहीं बनाता, ये पॉलिसी तो टॉप लेवल ही बनाता है, लेकिन ये सिर्फ अपने डिपार्टमेंट का प्लानिंग करता है। ठीक है, फिर एक और काम होता है इनका, डायरेक्टिंग मैनेजर्स एट लोअर लेवल। मैंने पहले भी बता दिया आपको कि ये डायरेक्ट करते हैं। डायरेक्ट का मतलब होता है गाइड करना, ठीक है, मोटिवेट करना। तो ये सारे काम इसमें आता है। जैसे मान लो अगर आपका लोअर लेवल बहुत ज्यादा मिस वो है, कंफ्यूजन है, नहीं पता चल रहा, तो आप गाइड करोगे कि ऐसे ऐसे करना है, ये ट्रेनिंग की जरूरत होगी, ट्रेनिंग भी दिलवाओगे, ये सारा काम करना पड़ेगा, मोटिवेट भी करोगे। फिर है इवेल्युएटिंग द परफॉर्मेंस ऑफ द एम्प्लॉइज। नाउ द मिडिल लेवल मैनेजर्स इवेल्युएट ऑल द परफॉर्मेंस ऑफ द एम्प्लॉइज, वैसे एम्प्लॉइज ठीक से काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ये सारा इवेल्युएशन का प्रोसेस जो है मिडिल लेवल का। फिर जब ये लोग इवेल्युएट कर लेते हैं ना, तो इसको रिपोर्ट करते हैं टॉप लेवल मैनेजर्स। तो इनका एक और काम है बेटा, टॉप लेवल मैनेजर्स को रिपोर्ट करना। ये बहुत इंपॉर्टेंट काम है। मिडिल लेवल मैनेजर्स क्या करते हैं, सारा का सारा इंफॉर्मेशन जो है रिपोर्ट करते हैं टॉप लेवल मैनेजर्स, तो रिपोर्टिंग का काम भी करते हैं। फिर एक और है कोऑपरेटिंग विद अदर डिपार्टमेंट, ये कोऑपरेट करते हैं दूसरे डिपार्टमेंट्स के साथ। कोऑपरेटिंग विद द अदर डिपार्टमेंट मींस कि ये लोग कोऑपरेशन का काम करते हैं, प्रॉपर तरीके से कोऑपरेट करते हैं दूसरे डिपार्टमेंट्स के साथ। ठीक है, जैसे मान लो दूसरे डिपार्टमेंट में काम ढंग से नहीं हो रहा है या उनको कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो ये लोग उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करते हैं। जैसे मान लीजिए लोअर लेवल ने कंप्लेन किया कि हाँ, हमारे जो एम्प्लॉइज हैं इनको इस चीज में ट्रेनिंग दीजिए, बहुत ज्यादा एक्सीडेंट हो रहे हैं या मशीन ढंग से चला नहीं पा रहे, तो इट्स मिडिल लेवल डिपार्टमेंट विल हैव टू टेक द कॉल, उनको डिसीजंस लेने पड़ेंगे। तो ये लोग प्रॉपर तरीके से कोऑर्डिनेट करते हैं अच्छे से। और मोटिवेटिंग एम्प्लॉइज को मोटिवेट करते हैं जिससे कि उनकी परफॉर्मेंस बढ़ जाए। तो ये 10 काम है लोअर लेवल मैनेजमेंट के, ये सब आपको याद रखने हैं, क्योंकि एग्जाम में आपसे सीधा पूछा जाता है कि कोई भी 5 फंक्शन बताओ या 4 फंक्शन बताओ, या यूं भी हो सकता है कि पैराग्राफ देके और बोल देगा कि फंक्शन पहचानो कौन से लेवल ऑफ मैनेजमेंट का है। तो आपको यू विल हैव टू आइडेंटिफाई। तो जब तक आपको ये सारे फंक्शंस याद नहीं होंगे, you will not be able to you identify all those functions। तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब हम अगले साइड पे चलते हैं, लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट। देखिए ये वाली जो स्लाइड है इसमें बताया गया कि लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है। दिस इज नोन एज सुपरवाइजरी मैनेजमेंट भी बोलते हैं इसको, या ऑपरेशनल मैनेजमेंट भी बोलते हैं कई लोग। ये क्या होता है कि ये बहुत ही लोअर लेवल ऑफ मैनेजर है। इसमें बहुत सारे लोग आते हैं, जैसे फोरमैन, आपने सुना होगा फोरमैन, सुपरवाइजर इसी में आता है, फाइनेंस एंड अकाउंट्स ऑफिसर इसी में आता है। एग्जाम में आया था, फाइनेंस एंड अकाउंट्स ऑफिसर किस में आता है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको लगता है ऑफिसर है तो मिडिल में ही आते होंगे। बेटा फाइनेंस एंड अकाउंट्स ऑफिसर जो है लोअर लेवल मैनेजमेंट में आते हैं। सेल्स ऑफिसर लोअर लेवल मैनेजमेंट में आते हैं। दे असाइन स्पेसिफिक जॉब टू वर्कर्स, ये लोग क्या करते हैं कि ये काम ना वर्कर्स को दे देते हैं और उनकी परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करते हैं, और जब इसका रिपोर्ट बन जाता है तो ये रिपोर्ट ये मिडिल लेवल को देते हैं। फिर मिडिल लेवल क्या करता है, इसी रिपोर्ट को आगे भेजता है। तो आई होप समझ में आ गया होगा। आप बुक में देखेंगे फोरमैन, सुपरवाइजर ये दिया हुआ है, आपको अलग से ये भी याद कर लेना, फाइनेंस एंड अकाउंट्स ऑफिसर, सेल्स ऑफिसर। Now all these comes under lower level of management. What they do is they just evaluate the performance of the employees at the lower level, and they give that report to the middle level. And instead what middle level do is they go through all those reports and then they give it to the top level manager. तो यही काम है। अगर हम लोअर लेवल मैनेजमेंट के काम देखें तो इनका काम है प्लानिंग डे टू डे एक्टिविटी। रोजमर्रा का काम ये लोग प्लान करते हैं, रोजमर्रा मतलब रोज क्या क्या काम करना है ये तय करते हैं।
जैसे सुपरवाइजर होता है ना, वो यही करता है कि भाई आज क्या कराना है, उसको पता होता है। असाइन जॉब्स एंड टास्क टू वर्कर्स, वर्कर्स को क्या काम देना है, कितने देर में काम हो जाना चाहिए, ये सब यही लोग देखते हैं। रिपोर्टिंग फीडबैक टू हायर लेवल, और जो भी फीडबैक आता है, जो भी मतलब मान लो ठीक चल रहा है नहीं चल रहा है, ये अपने हायर लेवल को देते हैं। बेसिकली ये लोग मिडिल लेवल को ही देते हैं। मिडिल लेवल इनसे पूछते रहते हैं कि आपको काम दिया था, कितना काम बढ़ गया, कहाँ तक हो गया, कितना टाइम और लगेगा। ये सब रिपोर्ट बना के आगे भेजते हैं। मतलब एक तरह से फीडबैक भेजते हैं कि काम ठीक से चल रहा है नहीं चल रहा। टेकिंग करेक्टिव एक्शंस, अगर मान लेते हैं कुछ गड़बड़ी हो जाती है, कई बार होता है कि वर्कर्स से कुछ गड़बड़ी हो जाती है, तो जैसे ही गड़बड़ी होगी ये लोग करेक्टिव एक्शंस लेते हैं, मतलब उसमें कोई भी सुधार करने की जरूरत होगी तो दे विल टेक द डिसीजंस, मतलब उसको करेक्शन करेंगे एंड देन आगे फॉरवर्ड कर देंगे। एक फिफ्थ पॉइंट भी है, पर्सनल कांटेक्ट विद द एम्प्लॉय। देखिए ये क्या करते हैं, पर्सनल कांटेक्ट करते हैं एम्प्लॉइज के साथ, एम्प्लॉइज से पर्सनली बात करते हैं। ठीक है, और आप देखेंगे जैसे सुपरवाइजर है या फोरमैन है, ये सीधा सीधा एम्प्लॉइज के बीच में ही रहता है, यानी कि जो वर्कर्स है ना, लेबर्स, उनके साथ रहते हैं। हाँ ये है कि खुद नहीं करता लेकिन उनसे करवाता तो है ही। तो डायरेक्टली इसको, जैसे मान लो उनको छुट्टी लेना होगा, तो छुट्टी लेना होगा तो वो सीधा सुपरवाइजर से ही बात करेंगे कि साहब छुट्टी लेनी है, 10 दिन की बहुत अर्जेंट वर्क है। फिर सुपरवाइजर क्या करेगा, मिडिल लेवल से बात करेगा। ठीक है, उनसे बोलेगा, बताएगा। फिर मिडिल लेवल वाले उसको छुट्टी देंगे, और अगर उनको लगता है कि नहीं आगे रिपोर्ट करना है तो फिर जैसा भी एग्रीमेंट हुआ होगा उसी हिसाब से होगा। जनरली मिडिल लेवल वाले छुट्टी दे देते हैं, टॉप लेवल को इन सब चीजों में मतलब नहीं रहता है, इतना छोटे लेवल पे वो काम नहीं संभाल। यहाँ तक सबको क्लियर है स्टूडेंट्स? हाँ ना बोलेंगे तभी तो मुझे समझ में आएगा। यस सर। ठीक है, आवाज साफ आ रही है? यस सर, आ रही है। ठीक है, और सेवेंथ है प्रोवाइडिंग ऑन द जॉब ट्रेनिंग टू वर्क। वर्कर्स को ना आपको ऑन द जॉब ट्रेनिंग देनी होती है। अब आप इस पॉइंट को अच्छे से समझ जाएंगे। ऑन द जॉब ट्रेनिंग मैंने बताया, जब आप बिजनेस हो रही है, चल रही है, तो कोई एम्प्लॉय अगर मान लो जॉब पे आ जाता है, तो उसको ऑन द जॉब ट्रेनिंग देना किसका काम है? लोअर लेवल मैनेजर। ये लोग अपॉइंट कर देंगे एक मतलब जो एक्सपीरियंस एम्प्लॉय होगा या कोच होगा, मतलब इंडिविजुअल होगा, और उसके अंडर में उसको बोल देंगे कि जा तू काम कर, वो उसको सिखाएगा और खुद भी करेगा। ठीक है, तो यही थे हमारे 7 फंक्शन लोअर लेवल मैनेजमेंट का। ये फंक्शन थरली कम से कम 5 से 6 फंक्शन एकदम टिप्स पे होने चाहिए आप। ठीक है, और ये सब एनसीईआरटी के फंक्शंस हैं। तो आपको क्या करना है, आज बैठ के टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल के सबके फंक्शंस आपको याद कर लें, और समझ के करेंगे तो लंबा समय तक याद है। तो यहाँ तक किसी बच्चे को अगर जरा सा भी डाउट है तो मुझे तुरंत बताए, नहीं तो मैं फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट स्टार्ट करूँ। है किसी को डाउट? चलिए अगर डाउट नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। देखिए फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट के ना 4 फंक्शन है, इनफैक्ट 5 फंक्शन कहना चाहिए मुझे। देर आर 5 फंक्शंस, और ये सारे चैप्टर भी हैं आपको। ठीक है, तो हम लोगों ने स्टाफिंग तक तो कर ही लिया है। अब आपको काफी अच्छे से समझ में आ जाएगा फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, कि प्लानिंग का क्या काम होता है, ऑर्गेनाइजिंग का क्या होता है, स्टाफिंग का क्या होता है। ठीक है, क्योंकि ये चैप्टर हमने कर लिया है तो आपको बहुत ज्यादा कन्वीनियंट होगा। तो सबसे पहले देखो फंक्शंस क्या है। अगर आप इसको याद रखना चाहते हैं तो POSDCO। ठीक है, पॉश डिको। तो इसको करने की जरूरत नहीं है हमको, तो चैप्टर ही याद हो जाएगा, तो आई डोंट थिंक कि आपको जरूरत पड़ेगी। फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट के फंक्शंस क्या है? देखिए सबसे पहला है प्लानिंग, फिर है ऑर्गेनाइजिंग, फिर स्टाफिंग, फिर डायरेक्टिंग और फिर कंट्रोलिंग। अब द एक्टिविटीज और एलिमेंट्स विच अ मैनेजर परफॉर्म्स इज कॉल्ड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। जो भी एलिमेंट्स पर परफॉर्म करता है मैनेजर, उसी को हम लोग फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट कहते हैं। और ये सब आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। क्योंकि मैनेजमेंट एक प्रोसेस है, हमने पीछे भी पढ़ा था फीचर्स वाले पॉइंट में, कि मैनेजमेंट एक प्रोसेस है। पहले आप प्लानिंग करोगे, फिर ऑर्गेनाइजिंग करोगे, फिर स्टाफिंग, फिर डायरेक्टिंग या फिर कंट्रोल। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये 1 बाय 1 स्टेप चलेगा। सबसे पहले हम बात करते हैं प्लानिंग। प्लानिंग क्या है? देखो, इट इज अ एक्ट ऑफ डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, व्हेन टू डू, हाउ टू डू एंड हु इज गोइंग टू डू इट। तो ये एक ऐसा तरीका है जिसके अंदर एडवांस में डिसीजन लिया जाता है कि काम को कौन करेगा, क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, और इस काम को करेगा कौन। ये सब चीजें प्लानिंग की जाती है।
तो प्लानिंग जो है इसी को बोलते हैं, इट इज वन ऑफ द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, इसमें बोलते हैं कि एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आपको थिंकिंग बिफोर डूइंग करना पड़ेगा, मतलब काम करने से पहले आपको सोचना पड़ेगा, थिंक करना पड़ता है। कोई भी काम को आप करेंगे तो आपको पहले थिंक करना पड़ेगा कि क्या ये हो सकता है, और तब जाके उस काम को आपको आगे बढ़ाना है। ठीक है, फिर आता है ऑर्गेनाइजिंग। देखो, ऑर्गेनाइजिंग भी एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें रिलेशनशिप तैयार किया जाता है अमंग मेंबर्स ऑफ द एंटरप्राइज। जो भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मेंबर्स होते हैं, एक दूसरे के साथ रिलेशन तय करना पड़ेगा। कैसा रिलेशन? आपको बताना पड़ेगा, आपको अथॉरिटी देनी पड़ेगी, रेस्पॉन्सिबिलिटी देनी पड़ेगी, अलग अलग डिपार्टमेंट्स क्रिएट करने पड़ेंगे। तो आप देखते हो ऑर्गेनाइजिंग का मीनिंग ही यही है कि इट इज अ प्रोसेस ऑफ एस्टैब्लिशिंग रिलेशन अमंग द मेंबर्स ऑफ द एंटरप्राइज। नाउ द रिलेशन इज क्रिएटेड इन टर्म्स ऑफ अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी। यहाँ पे शादी ब्याह नहीं कराया जाता है, यहाँ पे क्या कराया जाता है, अथॉरिटी और रेस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है। कहीं आप सोचो कि पूरा उनको ऐसे नहीं कराना है, इसमें क्या होता है, जैसे अथॉरिटी दे दिया, पावर दे दिया, तो सबको बता देते हैं भाई आपकी इतनी पावर है और आपके अंडर में इतने लोग काम करेंगे, ये सारे आपके सबॉर्डिनेट्स हैं, तो आपको इन लोगों को संभालना है। तो ऑर्गेनाइजिंग में यही होता है, जैसे आप देखेंगे सेल्स डिपार्टमेंट बना दिया, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बना दिया, मार्केटिंग डिपार्टमेंट बना दिया। तो अब इसमें होता क्या है, जैसे सेल्स डिपार्टमेंट में एक इंडिविजुअल को रख देंगे और उसको बोल देंगे कि आपके अंडर में हम 10 आदमी को दे रहे हैं या 15 वर्कर को दे रहे हैं, आप इनसे काम लीजिए और इनसे सेल्स कराइए। तो इसमें एक तरह से अथॉरिटी और रेस्पॉन्सिबिलिटी दोनों दे दी जाए। आप उसको पावर दे देते हो कि आप इनको हैंडल कर सकते हो, इनको सजा दे सकते हो, इनसे काम कराओगे, और अगर ये नहीं मानेंगे तो आपके पास ये पावर है, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, आगे हमें कंप्लेन कर सकते हैं। तो यही ऑर्गेनाइजिंग में होता है। इट इज अ प्रोसेस ऑफ एस्टैब्लिशिंग रिलेशन अमंग द मेंबर्स ऑफ द एंटरप्राइज एंड दैट रिलेशन इज एज पर अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो अथॉरिटी और रेस्पॉन्सिबिलिटी दे दी जाए। तो आई होप दोनों फंक्शन समझ में आ गया होगा सब बच्चों को। क्या क्या पढ़ लिया हमने? दो फंक्शन, एक तो हमने पढ़ा प्लानिंग जो डिसाइडिंग इन एडवांस होता है, व्हाट टू डू, व्हेन टू डू, बाय हुम इट इज टू बी डन। और दूसरा हमने पढ़ दिया ऑर्गेनाइजिंग, जिसमें हमने पढ़ा कि एक इसमें स्टैब्लिश किया जाता है रिलेशन अमंग मेंबर्स, और अथॉरिटी और रेस्पॉन्सिबिलिटी दोनों पकड़ा दी जाती है। अब हम बात करेंगे स्टाफिंग की, जो हमने अब भी हाल फिलहाल में ही पढ़ा है टॉपिक। स्टाफिंग, स्टाफिंग क्या है कि ये एक ऐसा फंक्शन है जिसमें सेलेक्ट किया जाता है राइट पर्सन एट द राइट टाइम फॉर द राइट प्लेस। तो इसका काम ही यही होता है कि राइट पर्सन को राइट समय पे राइट टाइम पे आपको चुनना होता है। ठीक है, और राइट जॉब के लिए चुनना होता है। तो स्टाफिंग इज अ फंक्शन कंप्राइजेज ऑफ, अब आप देखो स्टाफिंग के अंदर ये सारी चीजें होती हैं, रिक्रूटमेंट होता है, सिलेक्शन होता है, ट्रेनिंग होती है, डेवलपमेंट एंड अप्रेजल ऑफ एम्प्लॉय होता है। तो ये सब हम बहुत ही डिटेल में पढ़ के अभी अभी रिवीजन से पहले हमने इसी टॉपिक को अच्छे से किया। कोई मुझे बताएगा रिक्रूटमेंट में क्या होता है बेटा? एनीबडी अनम्यूट एंड स्टार्ट टेलिंग। वेटिंग फॉर दैट। रिक्रूटमेंट में क्या होता है स्टूडेंट्स? तान्या, कोई भी बच्चा बता सकता है रिक्रूटमेंट क्या होता है बेसिकली? बोलो। सुदर्शन, रिक्रूटमेंट क्या होता है बताइए? गौरी भारद्वाज, क्या होता है रिक्रूटमेंट? अभी तो पढ़ा के आया हूं मैं कुछ दिन पहले। रिक्रूटमेंट होता है, सर मेरी आवाज? रिक्रूटमेंट हाँ, बोलो। ये पॉजिटिव प्रोसेस होता है जिसमें जब एक ऑर्गेनाइजेशन को एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत होती है तो वो या तो एक्सटर्नल या इंटरनल मीन से लोगों को एम्प्लॉय के लिए बुलाती है। ठीक है, तो हम इसको यूं कह सकते हैं कि आ, ये एक तरह से अट्रैक्ट करता है एम्प्लॉयज को जॉब के लिए, है ना? रिक्रूटमेंट इज अट्रैक्टिंग पीपल फॉर द जॉब, ओके, कॉलिंग पीपल फॉर द जॉब। ठीक है, इसको यस अगर सर। सिंपल भाषा में बोलना है जो मैंने पढ़ाया था, तो लिखोगे रिक्रूटमेंट इज स्टिमुलेटिंग पीपल फॉर द जॉब। स्टिमुलेट किया जाता है कि ज्यादा से ज्यादा लोग आए। इसके लिए आपको क्या करना होता है, एक फॉर्म निकालना होता है वैकेंसी का, और उसमें लिखना पड़ता है कि हमारे यहाँ एक वैकेंसी खाली है और यहाँ पे बहुत अच्छे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। हमारे ऑर्गेनाइजेशन में स्विमिंग पूल है, सैलरी बहुत अच्छी देते हैं हम लोग, जल्दी जल्दी प्रमोशन देते हैं, मतलब आपको लालच देना पड़ेगा।
हमारा रिकॉर्ड है कि हम सबसे ज़्यादा अच्छा वर्किंग कंडीशन प्रोवाइड करते हैं, हर तरह की फैसिलिटी मिलेगी, है ना? कॉफ़ी फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होगा, लंच यहीं दिया जाएगा, इस तरह से बताया जाता है। इससे क्या होता है कि एम्प्लॉयी जो है बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाता है, भाई ये तो बहुत ज़बरदस्त कंपनी है, जाना ही पड़ेगा यहाँ। तो वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग वहाँ पे आते हैं जॉब पे। फिर दूसरा आता है सिलेक्शन, जिसके अंदर उनको चुना जाता है, ये नेगेटिव प्रोसेस। तो आपने सही बताया कि रिक्रूटमेंट पॉजिटिव है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बुलाया जाता है, निकाला नहीं जाता, बुलाया जाता है। लेकिन सिलेक्शन नेगेटिव प्रोसेस है, जब सब लोग आ जाते हैं, तो उनका इंटरव्यू, टेस्ट वगैरह लेके और उनमें से जो बेस्ट हो उसको रखते हैं और बाकियों को भगा देते हैं। फिर है ट्रेनिंग। ट्रेनिंग में क्या होता है, जब हम सेलेक्ट कर लेते हैं तो उनको ट्रेन करते हैं, जिस जॉब से रिलेटेड हमें रखना है उससे रिलेटेड। ये सब स्टाफिंग का काम है। फिर डेवलपमेंट किया जाता है। ये ज़रूरी नहीं है कि जिस जॉब के लिए वो आया है वही तरीका सिखाया जाए। अलग से कई सारी चीज़ें उसको सिखाई जाती हैं। जैसे पार्टी कैसे अटेंड करनी है, डांस कैसे करना है, खाना कैसे बनाना है, मतलब कुछ भी अलग से डेवलप किया जाता है। उसके अंदर जो स्किल्स हैं उनको और निखारा जाता है। और फिर लास्ट है अप्रेज़ल ऑफ एम्प्लॉयी, देखा जाता है काम ठीक से हो रहा है, नहीं हो रहा है। मतलब जो ट्रेनिंग हम करा रहे हैं प्रॉपर हुआ कि नहीं, क्या एम्प्लॉयी में कुछ सुधार आया, और ये सब चीज़ें। तो बेसिकली हम कह सकते हैं कि स्टाफिंग इज़ प्लेसिंग द राइट पर्सन एट द राइट जॉब एट राइट टाइम। ठीक है? अब हम बात करते हैं 4th इसकी फंक्शन की। तो कौन-कौन सा पढ़ लिया हमने? कौन बता रहा है? कौन-कौन से फंक्शन पढ़ लिए प्लानिंग के, इसके मैनेजमेंट के? रेज़ करो हैंड्स और बताओ। शुभम यादव, हाँ बेटा बोलो। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, 3 पढ़े हैं सर। ठीक है, ठीक है। प्लानिंग में क्या पढ़ा हमने? प्लानिंग में डिसाइडिंग, एडवांस करते हैं कि क्या करना है, कब कैसे करना है, करना है? कैसे करना है, कैसे करना है। बहुत बढ़िया। फिर ऑर्गेनाइजिंग में? ऑर्गेनाइजिंग में अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करते हैं। ठीक है। अच्छा, ये और अथॉरिटी और उसमें स्टाफिंग, रिस्पॉन्सिबिलिटी, नहीं, अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी में फ़र्क है कुछ? बोलो। अथॉरिटी का मतलब होता है पावर दे देना, रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब है ऑब्लिगेशन, यानी कि ज़िम्मेवारी दे देना। तो दोनों हैंड इन हैंड होनी चाहिए। तो पावर दे दी जाती है कि भाई तुम्हारे अंडर में इतने लोग काम करेंगे और आप इनसे काम कराइए। ठीक है, बिल्कुल सही बताया था आपने ऑर्गेनाइजिंग। फिर? स्टाफिंग में चूजिंग राइट पर्सन फॉर राइट जॉब, बिल्कुल सही। अब नेक्स्ट वाली, राइट टाइम। बिल्कुल सही। अब हम नेक्स्ट पे आ जाते हैं, डायरेक्टिंग। देखो डायरेक्टिंग क्या होता है, इसमें ना गाइड किया जाता है। जब आप एम्प्लॉइज़ को सेलेक्ट वगैरह कर लोगे, तो आप डायरेक्शन देना शुरू करते हो। डायरेक्टिंग में क्या होता है, आप इंस्ट्रक्शन देते हो एम्प्लॉइज़ को, गाइड करते हो, उनको इंस्पिरेशन देते हो, इंस्पायर करते हो कि आप ऑर्गेनाइज़ेशन के अंदर काम कीजिए और अपने गोल को अचीव कीजिए। अब आप सोच रहे होंगे कि सर इंस्पिरेशन कैसे देंगे? तो देखो उसमें ना वो बताया जाता है कि मैं भी तुम्हारी तरह ही आया था, तुम्हारे ही पोस्ट पे आया था, आज देखो सीनियर पोस्ट पे आ गया हूँ। तो इससे इंस्पिरेशन मिलती है। और भी बहुत सारे तरीके हैं, जैसे प्रमोशन दे दो, इंस्पिरेशन मिलेगी। ठीक है? तो ऑर्गेनाइज़ेशन में गोल को अचीव करने के लिए जो जब भी इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं, गाइडेंस दी जाती है, इंस्पिरेशन दी जाती है ऑर्गेनाइज़ेशन को, तो उसको हम लोग डायरेक्टिंग कहते हैं। ठीक है? डायरेक्टिंग का मतलब ये नहीं होता है कि खाली आप ऑर्डर देते रहो। देखो नीचे वाली ब्लू लाइन में लिखा हुआ मैंने कि डायरेक्शन इज़ नॉट ओनली इश्यूइंग ऑर्डर्स एंड इंस्ट्रक्शंस बाय सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट, बट आल्सो गाइडिंग, मोटिवेटिंग एंड लीडिंग देम। तो डायरेक्टिंग बेटा खाली ना आपको ऑर्डर ही नहीं देना होता है और खाली इंस्ट्रक्शन नहीं देना होता है, बल्कि आपको गाइड भी करना होता है। तो आप ऑर्डर भी देते हो, इंस्ट्रक्शंस भी देते हो, ज़रूरत पड़ती है जैसे कई बार एम्प्लॉयी एकदम हाथ खड़े कर देते हैं, भाई मेरे से नहीं आ रहा है। तो नहीं आ रहा होगा तो उनको गाइड भी करोगे कि ऐसे-ऐसे करो, ऐसे आ जाएगा, ये है। आप मोटिवेट भी करते हो उनको, लीडरशिप भी आप दिखाते हो। तो ये सब चीज़ मतलब लीडिंग में लीडरशिप का मतलब है आप करके दिखाओ कि हमने भी मतलब प्रूव करना पड़ता है कि भाई हमने भी तो ऐसे ही किया था। हमें भी दिक्कत आई थी, लेकिन देखो आज हम कहाँ पहुँच गए। तो इस तरह से आपको उनको लीड करना पड़ेगा। डायरेक्शन इज़ द हार्ट ऑफ मैनेजमेंट, हमेशा याद रखना। डायरेक्शन को ना मैनेजमेंट का हार्ट माना जाता है। अगर डायरेक्शन नहीं रहा, तो जो पीछे हमने प्लान किया है, डायरेक्ट वो प्लानिंग किया है, स्टाफिंग किया है और ऑर्गेनाइजिंग किया है, ये सब धरा का धरा रह जाएगा। डिपार्टमेंट 50 बना लो, अगर अच्छा गाइड करने वाला नहीं होगा, उनको इंस्ट्रक्शंस नहीं देगा एम्प्लॉइज़ को, तो वो काम ही कैसे करेंगे? उनको कोई मोटिवेट ही नहीं करेगा तो वो काम नहीं करेंगे, फिर वो छोड़ देंगे ऐसे ही काम। तो बहुत ज़रूरी है डायरेक्टिंग करना। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। सीधा लिख देना कि डायरेक्टिंग इज़ वन ऑफ द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट एंड इट इज़ कंसर्न्ड विथ इंस्ट्रक्टिंग, गाइडिंग, इंस्पायरिंग पीपल इन द ऑर्गनाइजेशन to achieve organizational goals. Okay? And at the same time you can also write कि it is a heart of management. और सबसे लास्ट में आता है कंट्रोलिंग।
देखो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है। इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स की, ये मेजर करता है और करेक्शन परफॉर्मेंस को मेजर करता है कि जो हम लोगों ने तय किया था स्टैंडर्ड शुरू में। देखो हर एक बिजनेस का कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव होता है, हर एक बिजनेस का। आप देखेंगे जितनी भी कोई भी कंपनी उठा लो, इस साल का आप ऑब्जेक्टिव देखो, सब कंपनियों का कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव मिलेगा। तो कंपनी का जो ऑब्जेक्टिव है, क्या वो ऑब्जेक्टिव को पूरा कर पा रही है, ये चीज कंट्रोलिंग में देखा जाता है। जो हमने स्टैंडर्ड तय किया था कि हम इतना अचीव करेंगे और इतना क्वालिटी अच्छी होगी, क्या वो चीज हमने अचीव किया? अगर हमने अचीव नहीं किया तो पता लगाना होता है कि कहाँ गलती कहाँ हुई, और गलती को पता लगा के आपको उसको मेजरमेंट करेक्शन करना होता है। तो यही कंट्रोलिंग है। इट डील्स विद द मेजरमेंट एंड करेक्शन ऑफ द परफॉर्मेंस, यानी कि ये मेजर भी करती है कि काम ठीक से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कितना हुआ है। और करेक्शन भी होता है, मतलब अगर गलती पता चल जाती है तो आप उस गलती को सुधारोगे और आप अपने गोल को अचीव करने की कोशिश करोगे अगली बार। क्या क्या स्टेप्स लिए जाते हैं कंट्रोलिंग में? 4 स्टेप्स हैं बेसिकली। देखो पहला स्टेप, आपको एक स्टैंडर्ड सेट करना पड़ेगा कि आप अचीव क्या करना चाहते हैं। दूसरा, आपको परफॉर्मेंस को मेजर करना पड़ेगा, यानी कि जो भी परफॉर्मेंस आप कर रहे हो उसको आपको मेजर करना पड़ेगा कि जो भी आपने टारगेट रखा था, क्या वो परफॉर्मेंस अच्छे से हो पा रही है। तीसरा, कंपेयरिंग द एक्चुअल परफॉर्मेंस, जो आपने परफॉर्मेंस किया है उसको कंपेयर करना पड़ता है स्टैंडर्ड के साथ, कि जो आपने स्टैंडर्ड सोचा था मन में कि इतना हम अचीव करेंगे, क्या आप उस स्टैंडर्ड को प्राप्त कर पा रहे हैं। और जब ये पूरा हो जाता है तो लास्ट में आप करेक्टिव एक्शन लेते हो। आप देखते हो कि क्या जो चीज हमने टारगेट रखा था, क्या हमने उसे अचीव कर लिया। तो यही था बेटा कंट्रोलिंग। किसी को कोई डाउट जरा सा भी? नहीं। अब आगे बढ़ जाते हैं। कोऑर्डिनेशन, द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। देखिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, एग्जाम में कुछ ज्यादा ही लगा हुआ है सीबीएसई बोर्ड को। ये हमेशा पूछते हैं कि कोऑर्डिनेशन, इसका क्वेश्चन बनना ही बनना है, देख लेना आप एग्जाम में। अब देखो कोऑर्डिनेशन पहले समझते हैं क्या होता है। कोऑर्डिनेशन रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेटिंग द एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट यूनिट्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल गोल। देखो कोऑर्डिनेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो ऑटोमेटिकली सारे फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट में आ जाता है। ठीक है, सबको एक लाइन में लाने के लिए। अब देखो हम मैनेजमेंट में प्लानिंग भी आती है, ऑर्गेनाइजिंग भी, स्टाफिंग भी, डायरेक्टिंग भी और कंट्रोलिंग भी, तो सबको एक लाइन में लाने का काम कोऑर्डिनेशन ही करता है। अगर प्रॉपर तरीके से कोऑर्डिनेशन नहीं होगा ना, तो बर्बादी तय है। मतलब आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे, कोई भी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट नहीं कर पाएंगे। इसे कहा जाता है कि इट इज एन एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। मतलब देखो ये लास्ट वाली लाइन, कोऑर्डिनेशन इज कंसीडर्ड एज एन एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। कहा जाता है कि इसका होना जरूरी है। अगर कोऑर्डिनेशन नहीं हुआ तो ऑर्गेनाइजिंग मतलब मैनेजमेंट के फंक्शन हो ही नहीं सकते। इसको समझते हैं कैसे? जैसे देखो सबसे पहले क्या किया जाता है, प्लान किया जाता है। तो प्लान क्या किया जाता है, कोई भी आप टारगेट रखते हो उसी को तो प्लान करोगे। तो आपने सबसे पहले प्लानिंग किया कि हम काम को ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे। अब प्लानिंग करने के बाद आपको ऑर्गेनाइजिंग करना पड़ता है, यानी कि सबको अथॉरिटी देनी पड़ती है, पावर देनी पड़ती है। और देखना पड़ता है कि मतलब किसको क्या रिलेशन, किसके साथ क्या रिलेशन रखा जाए, किसको क्या रूल बनाया जाए, कौन किसको ऑर्डर देगा, कौन किसकी बात को मानेगा नहीं मानेगा। फिर हमें स्टाफिंग भी करना पड़ता है जिसमें बहुत सारे लोगों को चुनना पड़ता है। अगर आप ध्यान से देखें तो अगर आप इनको कोऑर्डिनेट नहीं करेंगे, मतलब आपको पता ही नहीं है कि कितने डिपार्टमेंट बनाने हैं या बनाना है, तो आप प्लानिंग करके फायदा क्या है? आप कुछ कर ही नहीं पाएंगे। जब आप प्लानिंग कर लेते हैं तभी तो जाके आपको डिपार्टमेंट क्रिएट करना पड़ेगा। तो इसीलिए एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा। इसी तरह से जब आप डिपार्टमेंट बना लेंगे तो आप एम्प्लॉइज को चुनेंगे, तभी तो आप डिपार्टमेंट में भेजेंगे बहुत सारे एम्प्लॉय। बिना एम्प्लॉय के काम कैसे होगा? मान लो कई एम्प्लॉय रिटायर हो गए या नहीं रहे, तो उनकी जगह कोई दूसरा तो आएगा, तो उसके लिए स्टाफिंग जरूरी है। जब आप स्टाफिंग कर देते हैं तो फिर डायरेक्टिंग करना पड़ता है, क्योंकि एम्प्लॉय जब आ गए तो उनको प्रॉपर तरीके से ट्रेनिंग देना पड़ेगा, आपको मोटिवेट करना पड़ेगा, इंस्ट्रक्शंस देने पड़ेंगे, गाइड करना पड़ेगा। तो ये बहुत जरूरी है। फिर लास्ट में आ जाता है कंट्रोलिंग। अगर आप ध्यान से देखो तो कंट्रोलिंग के अंदर हम क्या करते हैं, पुराने स्टैंडर्ड्स को कंपेयर करते हैं एक्चुअल स्टैंडर्ड्स, एक्चुअल वर्क के साथ। तो पुराने स्टैंडर्ड का मतलब जो हमने प्लान किया था उसी को हम कंपेयर करते हैं कि क्या वो चीज हमने अचीव किया। तो आपने नोटिस किया यहाँ पे प्लानिंग यहाँ पे भी देखी जा रही है, ऑर्गेनाइजिंग का यहाँ पे भी इस्तेमाल हो रहा है। तो इसीलिए आपको सारे के सारे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो इसीलिए जब आपको पूछा जाए कि व्हाट डू यू मीन बाय कोऑर्डिनेशन, तो आपको बताना है कि इट इज अ प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेटिंग द एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट यूनिट इन द ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। इसको एकदम अच्छे से याद कर लीजिए। और ये वाली लाइन भी कर लीजिए कि इट इज एन एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। इट इज
needed in all the functions of management, okay, at all levels also. तो कोऑर्डिनेशन जो है एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। आ गया समझ में सबको स्टूडेंट्स? बोलिए हाँ या ना। यस सर। अब देखो आ जाते हैं इसके फीचर्स की बात कर लेते हैं। फंक्शंस एग्जाम में पूछा जाता है कि बताइए, आइडेंटिफाई कीजिए कौन सा मतलब फंक्शन है मैनेजमेंट का, या कुछ इस तरह से। तो आपको बताना पड़ेगा कि कोऑर्डिनेशन है या फिर प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजिंग है, स्टाफिंग है, डायरेक्टिंग है। सबसे पहले इंटीग्रेशन। आपने फीचर में देखो, इस मीनिंग में ही मैंने बताया था इंटीग्रेट, ये वाला पॉइंट, इंटीग्रेटिंग द एक्टिविटी। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका एक फीचर है इंटीग्रेटिंग। इसमें क्या कह रहा है कि इट रिफर्स टू अ यूनिफिकेशन ऑफ ऑल द अनरिलेटेड एक्टिविटी और डाइवर्स इंटरेस्ट विच मस्ट बी बॉट टुगेदर सो एज टू अकम्प्लिश द वर्क। होता क्या है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कि कई बार ना डाइवर्स एक्टिविटी होती है, डाइवर्स इंटरेस्ट होता है। आप देखो खुद ही सोच कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में इतने सारे एम्प्लॉइज हैं, सबका अपना अपना इंटरेस्ट होता है। मतलब कोई चाहता है कि अच्छी सैलरी मिले, कोई चाहता है कि आराम मिले, कोई चाहता है कि हम इंजॉय करें जॉब। तो इन सबके जो डाइवर्स एक्टिविटी हैं उन सबको मिला के बॉट टुगेदर करता है, इंटीग्रेशन करने का काम करता है कोऑर्डिनेशन। जैसे कई बार होता है कि कई एम्प्लॉय चाहते हैं यार हमारा जॉब सेफ रहे, थोड़ा पैसा कम भी मिले चलेगा, मतलब मान लो 80,000 सैलरी ना होके 50,000 भी ठीक है, लेकिन जॉब ना छूटे बस। तो ऐसे में कोऑर्डिनेशन होता है, मोटिवेट किया जाता है एम्प्लॉय को, इंस्ट्रक्ट किया जाता है। तो ये सारा का सारा काम जो है इंटीग्रेशन के अंदर आ जाता है। ये सबको जो है डाइवर्स जो इंटरेस्ट होता है उसको एक साथ लाने की कोशिश करता है। ठीक है, तो इंटीग्रेशन इसमें लिख देना कि वन ऑफ द फीचर ऑफ कोऑर्डिनेशन इज इंटीग्रेशन। इट मींस यूनिफिकेशन ऑफ, यानी कि सबको एकजुट करना, यूनिफिकेशन ऑफ ऑल द अनरिलेटेड एक्टिविटी और इंटरेस्ट विच मस्ट बी बॉट टुगेदर सो दैट वर्क कैन बी कंप्लीट। दूसरा हमने पढ़ा था एक यूनिटी ऑफ एक्शन। देखो कोऑर्डिनेशन क्या करता है, ये इसका दूसरा फीचर है कि कोऑर्डिनेशन मेंटेन करता है यूनिटी ऑफ एक्शन। जितने भी काम होते हैं ना अलग अलग डिपार्टमेंट्स, इसमें यूनिटी ऑफ एक्शन लाता है। जैसे आप एग्जांपल के लिए देखो, बहुत अच्छा एग्जांपल रखा है मैंने नीचे। परचेज डिपार्टमेंट शुड परचेज इनफ मटेरियल विच आर नेसेसरी फॉर द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। बेटा परचेज डिपार्टमेंट को जब भी वो रॉ मटेरियल खरीदता है तो उसको इतना रॉ मटेरियल तो खरीदना ही चाहिए कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बना सके। अब इमेजिन करो अगर परचेज डिपार्टमेंट ढंग से सामान नहीं खरीदेगा और सामान कम खरीद लेगा, तो क्या आपको लगता है कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ढंग से प्रोड्यूस कर पाएगा? सामान नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए इसी को यूनिटी ऑफ एक्शन कहते हैं कि आपने जो काम किया है वो यूनिटी होनी चाहिए दोनों में। पता चला प्रोडक्शन डिपार्टमेंट कह रहा है हमें इतना रॉ मटेरियल चाहिए 10 टन, और परचेज डिपार्टमेंट कह रहा है भाई एक काम करो 4 टन में ही काम चला दो। तो कहाँ से होगा बेटा? प्रोडक्शन ही नहीं हो पाएगा, आधा ही हो पाएगा। इसी तरह से इम्बैलेंस बिटवीन दीज टू डिपार्टमेंट्स विल कॉज लॉस। तो अगर इन दोनों के बीच में इम्बैलेंसेस हो जाता है तो इसमें नुकसान बिजनेस का ही है, लॉस होगा। तो इसीलिए वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कोऑर्डिनेशन इज इट यूनाइट्स द एक्शन। फिर है कंटिन्यूअस प्रोसेस। देखो जो कोऑर्डिनेशन है ना, ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस, मतलब कभी खत्म ना होने वाला प्रोसेस है। अब जैसे वही पीछे वाला एग्जांपल ले लो, परचेज बार बार करते रहना पड़ेगा, प्रोडक्शन बार बार चलता रहेगा, तो हर समय आपको जो है ये यूनिटी ऑफ एक्शन तो करना ही पड़ेगा। इसी तरह से कोऑर्डिनेशन जो है सभी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट से ये जुड़ा हुआ है। तो आपको प्लानिंग भी करना है, ऑर्गेनाइजिंग भी करना है, स्टाफिंग भी करना है, डायरेक्टिंग भी करना है। तो ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, कभी खत्म ना होने वाला। जब आप पूरा कंट्रोल कर लेंगे तो फिर नया प्लान होगा, फिर उसके बाद ऑर्गेनाइज, फिर स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, फिर कंट्रोल। ये ड्रामा चलता रहेगा, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस। फिर आ जाता है एक और इम्पोर्टेंट फीचर इसका, परवेसिव। देखिए कोऑर्डिनेशन जो है हर एक लेवल पे चाहिए होता है, चाहे वो टॉप लेवल हो, चाहे मिडिल लेवल हो, चाहे लोअर लेवल हो। अभी मैंने एग्जांपल बताया कि परचेज डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट सब एक दूसरे से मिले रहते हैं, काम करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, हर एक, चाहे वो टॉप लेवल हो, मिडिल हो, लोअर हो, हर जगह आपको कोऑर्डिनेशन चाहिए। अगर आप मोटिवेट नहीं करेंगे, कोऑर्डिनेट नहीं करेंगे, तो फिर ऑर्गेनाइजेशन ढंग से चल नहीं पाएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो है परवेसिव इन नेचर है। इसमें लिख देना कि ये हर जगह एप्लीकेबल है, कोऑर्डिनेशन हर तरह के ऑर्गेनाइजेशन में डील करता है। फिर एक और आता है पॉइंट, रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल द मैनेजर। देखो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी मैनेजर्स हैं, ये सबकी जिम्मेवारी है कि कोऑर्डिनेट करें एक्टिविटी को। अगर वो कोऑर्डिनेट नहीं करेंगे, जैसे कि मान लो सेल्स डिपार्टमेंट है और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, तो अगर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बहुत अच्छे से सामान को प्रोड्यूस कर रहा है, तो ये ड्यूटी सेल्स डिपार्टमेंट की भी तो है कि प्रोडक्शन का जो बना हुआ है सामान उसको बेचा जाए। तो इन दोनों के बीच में बहुत प्रॉपर तरीके से
कोऑर्डिनेशन का होना जरूरी है। अगर ये कोऑर्डिनेशन ढंग से नहीं होगा तो ऑर्गेनाइजेशन ढंग से नहीं चल पाएगी। आई होप ये क्लियर हो गया पॉइंट सबको क्लास। Yes, sir. एक और पॉइंट आता है डेलिबरेट फंक्शन। देखिए डेलिबरेट फंक्शन में मैनेजर को जो है हैज टू कोऑर्डिनेट द एफर्ट्स ऑफ डिफरेंट पीपल इन डेलिबरेट मैनर। जो मैनेजर होता है ना स्टूडेंट, उसको बहुत अच्छे से कोऑर्डिनेट करना पड़ता है एफर्ट्स को। मतलब अलग अलग जो पीपल हैं, अलग अलग लोग हैं, उनको डेलिबरेट मैनर में, यानी कि डेलिबरेट का मतलब होता है अपने आप आ जाना, मतलब ना चाहते हुए भी आपको करना पड़ेगा। खुद सोच के देखो, अगर सेल्स मैनेजर है और सेल्स मैनेजर है और मार्केटिंग मैनेजर है, तो सेल्स तभी होगा ना जब मार्केटिंग करोगे आप। तो डेलिबरेटली आपको कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा। तो डेलिबरेट फंक्शन ना चाहते हुए भी ये जो डिपार्टमेंट है इनमें कोऑपरेट करना पड़ता है। देखो लिखा हुआ मैंने कि इवन इफ द मेंबर्स इन अ डिपार्टमेंट आर वेरी कोऑपरेटिव, कोऑर्डिनेशन गिव्स द डायरेक्शन टू दैट बिलिंग स्कीम। तो बेशक कोऑपरेटिव हो, कोऑर्डिनेशन तब भी आपको देना पड़ेगा। और कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन का डिफरेंस मैंने आपको एक बार शेयर भी किया था लिंक, मेरे यूट्यूब चैनल पे मैंने डिफरेंस लिखा समझाया हुआ है, उसको जरूर देखिए। बहुत एग्जाम्पल से समझाया है, अच्छे से आपको आ जाएगा। कोऑपरेशन का मतलब होता है आप मिल के काम कर लेना, मतलब जैसे भाई बहन आपस में कोऑपरेट कर। लेकिन कोऑर्डिनेशन ड्यूटी होती है, आपके ऊपर बोला गया होता है, आपको अथॉरिटी दी जाती है कि भाई आपको करना है, मजबूरी है। जैसे सबऑर्डिनेट को जब सुपीरियर बोलता है कि ये काम करो, तो वो हमेशा कोऑपरेट करता है, लेकिन हम उसे कोऑपरेट नहीं बोलेंगे, कोऑर्डिनेट बोलेंगे, क्योंकि ये उसकी ड्यूटी भी है। ठीक है, अब हमारे पेरेंट्स कुछ बोलते हैं कि जब ये काम कर दो, तो बिना उनके कहे कई बार हम उनकी मदद कर देते हैं। तो ये कोऑपरेशन है, कोऑर्डिनेशन नहीं है। हम जॉब थोड़ी ना कर रहे हैं। तो यही फर्क है। तो यही बोल रहा है कि डेलिबरेट फंक्शन है ये, कोऑर्डिनेशन जो है विलिंग स्पिरिट को लाते हैं। कह रहा है कोऑपरेशन विदाउट कोऑर्डिनेशन में लीड टू वेस्ट। तो अगर हम कोई कोऑपरेशन कर रहे हैं लेकिन कोऑर्डिनेशन नहीं है, तो हमारा जो सारा का सारा एफर्ट है ये बेकार हो जाएगा। आई होप समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स, हाँ या ना। Yes, sir. अब हम पढ़ने जा रहे हैं इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन। ठीक है, कोऑर्डिनेशन की इंपॉर्टेंस आप देखो, 3-4 स्लाइड है। पहला स्लाइड कह रहा है ग्रोथ इन द साइज। देखो सबसे पहला फायदा ये है कि अगर आप प्रॉपर कोऑर्डिनेशन करेंगे तो बिजनेस की साइज बढ़ जाएगी, बहुत सारे लोगों को जॉब मिलेगा, है ना। हर एक इंडिविजुअल की अलग अलग हैबिट है, तो अगर आप अच्छे से कोऑर्डिनेट करेंगे तो ये बहुत जरूरी हो जाता है कि आप गोल को अचीव कर पाए। तो अलग अलग हैबिट होने के बाद भी आराम से ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव हो जाता है और ग्रोथ बढ़ती जाती है। तो इसीलिए कोऑर्डिनेशन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बिजनेस को बढ़ाने में मदद करता है और इसके रहने मात्र से ही हम बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। अगर कोऑर्डिनेशन ना होता तो बिजनेस इतना ज्यादा ग्रोथ नहीं कर पाते। दूसरा फंक्शनल डिफरेंशिएशन कह रहा है कि द फंक्शंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज डिवाइडेड इनटू डिपार्टमेंट एंड देयर ऑब्जेक्टिव्स आर आल्सो डिफरेंट। जैसे मार्केटिंग डिपार्टमेंट का काम क्या होता है कि ज्यादा से ज्यादा सेल को बढ़ा दो। कैसे बढ़ाएंगे? डिस्काउंट देके, ऑफर देके, कुछ प्रचार करके, इस तरह से। लेकिन फाइनेंस डिपार्टमेंट का काम क्या होता है? ये अप्रूव करता है पैसा, यानी पैसा देता है। अगर मान लो ऑर्गेनाइजेशन में पैसे की कमी हो गई तो ये अप्रूवल देगा, वो ये प्रोवाइड कराएगा। लॉस हो गया तो ये इसे देखना पड़ेगा। तो इन सच अ सिचुएशन कोऑर्डिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। दोनों के इसको, दोनों के एफर्ट्स को इंटीग्रेट करने का काम करता है। तो काम अलग अलग होते हुए भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोऑर्डिनेशन का होना जरूरी है, जिससे कि काम को पूरा किया जा सके और प्रॉपर तरीके से किया जा सके। एक और पॉइंट है स्टूडेंट्स, तीसरा आखिरी, ये है स्पेशलाइजेशन। आज की डेट में अगर आप देखेंगे तो ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं स्पेशलिस्ट को जॉब पे रखती हैं, और ये जो स्पेशलिस्ट हैं दे आर वेरी क्वालिफाइड टू इवेलुएट, जज एंड डिसाइड इन देयर प्रोफेशनल एरिया। दे डू नॉट टेक एडवाइस फ्रॉम द अदर, दिस ऑफन लीड्स टू अ कॉन्फ्लिक्ट अमंग डिफरेंट स्पेशलिस्ट। तो कोऑर्डिनेशन बड़ा इंपॉर्टेंट। देखो आज की डेट में क्या होता है, आप ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय को रखते हो तो बहुत टैलेंटेड एम्प्लॉय आता है, बहुत एक्सपीरियंस होता है और बहुत नॉलेजेबल होता है, प्रोफेशनल कोर्स करके आता है। तो वो ज्यादातर देखा गया है कि वो ना किसी से ज्यादा राय नहीं लेता, उसको लगता है भाई मैं ही हूँ, मैं बहुत होशियार और चटक हूँ, तो सारे फैसले खुद लेने लग जाता है। ऐसे समय में कोऑर्डिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, हार्मनी लाता है उसके बीच में और उसको मिला जुला के रखता है, जिससे कि वो दूसरों से भी मदद लेता है और काम करता है। तो यही 3 फंक्शन थे हमारे, इंपॉर्टेंस थे कोऑर्डिनेशन के। पहला ग्रोथ इन द साइज, बिजनेस बढ़ती जाएगी। दूसरा फंक्शनल डिफरेंशिएशन को सही करता है कि भाई अलग अलग होने के बाद भी इसको मिला के रखता है। और तीसरा है इन स्पेशलाइजेशन, अलग अलग नॉलेज लेने के बाद एम्प्लॉय ज्यादा राय लेते नहीं है, लेकिन फिर भी
कोऑर्डिनेशन की वजह से क्या होता है, इनको एकजुट रख। ठीक है स्टूडेंट्स, तो एग्जैक्टली हमने ये चैप्टर कर दिया है कंप्लीट। अब इसके आगे इसमें कुछ भी नहीं रह जाता है, तो समझने का काम हमने कर लिया है। अब आपका काम है कि इसका एमसीक्यू जितना भी है अपनी आपकी प्राइवेट बुक है जो, उसमें से डीओई में से मैच द फॉलोइंग ट्रू फॉल्स जितना मटेरियल मिल जाए सबको एक एक बार जल्दी जल्दी रिवाइज करना है। और एप्लीकेशन बेस्ड में कहीं भी डाउट आता है तो उसको निशान लगा के रखना है। और मेरे से जब क्लास होगी अगली, तो आप क्लास से स्टार्ट होने से पहले हम जब 10 मिनट 15 मिनट का एक डाउट क्लास रखेंगे, उसमें आप कुछ भी पूछना है आप पूछ सकते हैं, स्लाइड के थ्रू भी मैं समझा सकता हूँ। और आपका कोई भी क्वेश्चन होगा तो वो डिस्कस होगा, क्योंकि डिस्कशन जरूरी है। और मैंने इस तरह से समझा दिया है कि आप एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन करेंगे तो आपको 99% तक अच्छे से आ जाएगा, अगर आप थोड़ा एफर्ट उसमें डाल। ठीक है, और उसके बाद भी अगर दिक्कत आती है तो आई एम ऑलवेज देयर, तो आप कभी भी मुझे बोल के समझ सकते हैं वाला पॉइंट, और पूरी क्लास को भी हेल्प मिलेगी उससे। हाँ ये है कि एमसीक्यू अच्छे से करने हैं, ट्रू फॉल्स अच्छे से करो, मैच द फॉलोइंग, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आपके प्राइवेट बुकों में दिया हुआ है। और मैंने जो डीओई के नोट्स दिए थे उसमें बेहतरीन एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन मिल जाएंगे, वन ऑफ द बेस्ट मिलेंगे आपको उसमें, फालतू के नहीं मिलेंगे। तो उनको करने से आपको बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो मैं चाहूंगा कि आप इनको जरूर देख के रखें और सीखें कि कैसे आंसर को दिया जाए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज की क्लास इतना ही है। अगर किसी को डाउट है तो मुझे बताएं और अभी डिस्कस करते हैं। इनमें से कहीं भी कोई भी डाउट आया हो आप, कोई भी पॉइंट में इस यूनिट में चैप्टर नंबर 1 में कोई डाउट नहीं है किसी को भी? अगर आप पढ़ेंगे तो जरूर डाउट आएगा, एक दो आप जरूर पूछिए मुझसे। ठीक है, कहीं भी डाउट आता है। और हैबिट डालिए ढूंढने की, खुद आंसर पहले निकालिए कैसे। मतलब आप थोड़ा सा बुक को रिसर्च करेंगे तो अच्छे से और अच्छा कंसेप्ट बन जाएगा। तो स्टूडेंट्स, अगर इफ यू डोंट हैव एनी डाउट वी कैन क्लोज इट, बंद कर सकते हैं हम लोग। लीव कर सकते हैं।